कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्वेश्चंस अक्सर हमने पीवाईक्यूज में देखे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है। सेवरल रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न द फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है। पुलिस जाती है भुवन के पास और बोलती है अभी के अभी अपना आइरिस और रेटिना स्कैन दे। तो इस केस में भुवन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रेटिना एंड आई स्कैन्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW CLAT। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। लीगल रीजनिंग के आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस की अगेन, जैसे क्वेश्चंस आपको क्लैट के पेपर में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्वेश्चंस अक्सर हमने पीवाईक्यूज में देखे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, पैसेजेस को कैसे थॉरोली अटैक करना है और एक्टिव रीडिंग करनी है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो पैसेज है दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, वो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स। यस, डेफिनेटली जो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसमें कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो हमने क्लास में पढ़े। दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप्स। जो एक्चुअली बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखता है, रिलेशनशिप्स देखता है, ट्रांजैक्शंस, ये सब चीजों का कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, पार्टीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करता है ताकि पार्टीज के राइट्स, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में करनी है वो समझा जा सके कि उन्होंने क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। Several relevant sections of Indian Contract Act govern the formation. Relevant sections जो भी हैं आपके Indian Contract Act के, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करती है, उसमें रेलेवेंट सेक्शंस हैं जैसा कि हमने अगेन क्लास में पढ़े हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कैसे किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटीज क्या होती हैं, कंसिडरेशन क्या होती है, एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, सबके अपने अपने स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर सेक्शन 2H की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो डिफाइन करती है कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। अब एनफोर्सिएबल उस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा जिसने पहले के नेक्सस के कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लेक्चर्स नहीं देखे, तो उनको समझाने के लिए क्विकली बता देती हूं। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ एनफोर्स कर सके, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर लॉ भी एक रेमेडी प्रोवाइड करता है अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती हैं। It highlights the essential characteristics of a contract being legally binding agreement, जहां पर पार्टीज को certain requirements को fulfill करना है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को valid और enforceable बना सकती हैं। सेक्शन 10 आउटलाइन करता है कुछ कंडीशंस कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड। वैलिड, यहां पर हमने पढ़ा था कि वैलिड एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। यहां पर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन, बहुत सारे पढ़े थे, वही बताया इसने। एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट तब बन जाता है जब उसमें फ्री कंसेंट होता है पार्टीज का, पार्टीज कंपीटेंट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी कंडीशंस इंश्योर करती हैं कि अग्रीमेंट एक प्रॉपर बेसिस पर बने और अग्रीमेंट टेंटेड ना हो जबरदस्ती, कोवर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या किसी और लीगल इंपेडिमेंट्स मतलब चैलेंजेस से। सेक्शन 13 डिफाइन करता है कि क्या कहता है एक वैलिड ऑफर और एक वैलिड एक्सेप्टेंस। हमने पढ़ा था कि इस केस में फॉर एन ऑफर to be valid it must create some essentials, similarly valid acceptance भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें वैलिड नहीं हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड बन जाएगा। एक ऑफर को प्रपोजल भी कहा जाता है जो एक पार्टी देती है, जिसको हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था प्रपोजर, ऑफरर या प्रोमिसर कहते हैं, जो इंडिकेट करता है विलिंगनेस कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें अंडर स्पेसिफाइड टर्म्स। एक्सेप्टेंस ऑन द कॉन्ट्ररी इज द अनकंडीशनल, नंबर 1, ये भी एसेंशियल होता है एक्सेप्टेंस का कि वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मेड बाय द अदर पार्टी नोन एज प्रोमिसी, प्रपोजी एंड ऑफरी इन द टर्म्स ऑफ द offer. For a contract to be formed, there must be a valid offer as well as a valid essential. So both of them are equally required for a valid contract. सेक्शन 14 कहता है कि यार फ्री कंसेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टीज अपनी मर्जी से फ्रीली एंटर हुई होनी चाहिए।
तो इस केस में अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है तो इसका मतलब है या तो वो कोअर्जन से लिया गया है, या वो कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया है, या वो फ्रॉड से लिया, या मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया, या मिस्टेक से लिया। तो इस केस में वी हैव स्टडीड इट बिकम्स अ voidable contract can be cancelled by the aggrieved party। ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है पार्टीज को एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज जबरदस्ती, ड्यूरेस की वजह से या धोखाधड़ी की वजह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो इस सेक्शन में आप अपने आप को बचा सकते हो। सेक्शन 23 बता रहा था अग्रीमेंट दैट आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो जो भी अग्रीमेंट्स पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं वो वॉइड माने जाते हैं एज पर वॉइड अग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट जहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी को ट्रेड करने से रोके, लीगल प्रोसीडिंग्स या मैरिज करने से रोके, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरालिटी को प्रमोट करें, ये सब कुछ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। और अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो तो ये अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ होंगे, लॉ के पास कोई रेमेडी नहीं होगी। सेक्शन 56 ने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल इवेंट आता है जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल to perform the due unforeseen circumstances or events beyond which are control of the parties, जो parties के हाथ में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीव कर देती है पार्टीज को कि उनको अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करना, एक्सेप्ट यहां पर जो एडवांस पेमेंट्स वगैरह होती हैं उनको रिफंड जरूर करना बनता है। सेक्शन 73 और 74 ने गवर्न किया है रेमेडीज को कि जब जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगी तो उस केस में जो अग्रीव पार्टी है उसके पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 73 एंड 74। 73 ने प्रोवाइड किया है कि यार अगर पार्टीज यहां पर ब्रीच करती हैं तो दूसरी वाली दुखियारी पार्टी को मिल जाएंगे डैमेजेस, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 74 डील करता है लिक्विडेटेड डैमेजेस से और पेनल्टी क्लॉजेस से, जहां पर पार्टीज को मिलेगा एक प्री डिटर्मिन्ड सम ऑफ कॉम्पेंसेशन अगर दूसरी पार्टी ब्रीच करती है। तो नेट इन द नटशेल, इन द कंक्लूजन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड करता है वो पूरा लीगल फ्रेमवर्क, द लीगल आउटलाइन, बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट सेट्स आउट द रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या चीजें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, क्या क्या डिफाइनिंग एलिमेंट्स हैं ऑफर के, एक्सेप्टेंस के, कोअर्जन के केस में कैसे प्रोटेक्शन होगी, फ्रॉड के केसेस में भी कैसे पब्लिक पॉलिसी वाले अग्रीमेंट्स को एड्रेस किया जाएगा, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है और रेमेडीज क्या होती हैं। मतलब ये सब कुछ यहां पर पैसेज ने डिस्कस किए हैं। दीज वर द की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस बाय द पैसेज हियर इन द कंक्लूजन। पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, द पैसेज इज स्टिल लेफ्ट। अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ एक्ट इज एसेंशियल। ये बहुत जरूरी है कि पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, अग्रीमेंट में एंटर करें तो ये सब कुछ पढ़ के जाएं। इंश्योरिंग दैट देयर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली बाइंडिंग, एनफोर्सिएबल एंड ऑफर नेसेसरी प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स और नॉन परफॉर्मेंसेस। पहला क्वेश्चन कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिटवीन पार्टी ए एंड पार्टी बी फॉर द सेल ऑफ कार। तो दो पार्टीज का यहां अग्रीमेंट होता है गाड़ी की सेल के लिए। वन वॉज द सेलर, वन वॉज द बायर। पार्टी ए ने अग्री किया टू सेल द कार, तो पार्टी ए वॉज द सेलर। फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट, पार्टी बी ने पे कर दिया है अग्रीड अमाउंट, बट पार्टी ए फेल टू डिलीवर द कार विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो पार्टी बी ने पेमेंट भी कर दी है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ब्रीच किसने किया है, पार्टी ए ने ब्रीच किया है, क्योंकि पार्टी बी पेमेंट कर चुकी है और पार्टी ए ने डिलीवर नहीं करी गाड़ी, तो ब्रीच तो हुआ है। तो इस केस में व्हाट इज पार्टीज बी लीगल रेमेडी? बेचारी पार्टी बी क्या करेगी इस केस में? रेमेडी ऑब्वियसली कॉम्पेंसेशन, डैमेजेस। पार्टी बी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिमांड अ रिफंड। कैंसिल यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि कैंसिल इज नॉट द लीगल टर्म, ब्रीच हो सकता है यहां पर, तो ये नहीं होगा। पार्टी बी मस्ट कंटिन्यू टू वेट, उसको चुपचाप बस बैठे हुए इंतजार करते रहना चाहिए और गाना गाना चाहिए, इंतजार इंतजार कुछ तो होगा मेरे इंतजार का, तो बस इंतजार करना चाहिए। तो ये बहुत ही अनरिलेटेड ऑप्शन है। पार्टी बी स्यू कर सकती है पार्टी ए को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, बिल्कुल सही है। ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ब्रीच के केसेस में एक रेमेडी होता है क्योंकि पार्टी बी पेमेंट कर चुकी है,
तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगेगी पार्टी ए से कि जब तुझे पेमेंट मिल गई है तो मैं सूट फाइल कर रहा हूं कि प्लीज कोर्ट इसको बोलिए कि ये परफॉर्म करे अपने ऑब्लिगेशंस, मतलब मुझे कार डिलीवर कर दे। तो दैट कम्स इन द रेमेडी इन द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर। पार्टी बी के पास कोई लीगल रिकोर्स ही नहीं है, कंप्लीटली अनरिलेटेड ऑप्शन। Which of the following elements is essential for the formation of valid contract? के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट essential क्या है? Although हमने इसमें 8 to 9 essentials पढ़े थे, लेकिन अभी देखते हैं। कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ विटनेस, यहां पर एसेंशियल, प्रेजेंस ऑफ विटनेस जरूरी नहीं है ऑब्वियसली यार, एक ही चीज एसेंशियल होगी, ऐसा नहीं होता। जब तक आप विटनेस के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकते, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही हमने पढ़ा है एसेंशियल्स में। वर्बल प्रॉमिस जी नहीं, रिटन प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, तो वर्बल प्रॉमिस एसेंशियल नहीं है। अब आप सोचेंगे मैम रिटन अग्रीमेंट तो होना चाहिए, ये वो बच्चा सोचेगा अगेन जिसने नेक्सस में पुराने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लेक्चर्स नहीं देखे। तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड होते हैं और अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं वो भी वैलिड होते हैं। तो कंसिडरेशन इज द मस्ट जो एसेंशियल्स में आता है, मेकिंग बी द करेक्ट चॉइस। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, कंपनी ए को समझ में आता है, उन्होंने डिस्कवर की एक बात, that they cannot fulfill the terms due to unforeseeable circumstances। frustration of contract का लग रहा है, anticipatory breach हो गया है वाला। तो कंपनी ए को लगा कि वो अपने due to unforeseeable circumstances can't fulfill the obligations। What is the legal doctrine can excuse company A for the performing the contract? तो मतलब लीगल डॉक्ट्रिन क्या यहां पर ले सकती है, क्या अवेलेबल है कंपनी ए के पास एक रेमेडी जो वो यूज कर सकती है, जहां पर वो बोल सकती है कि भाई मैं अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को नहीं फुलफिल कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा बॉस। तो क्या कर सकता है वो? और अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस हमें यहां पर क्वेश्चन ने हिंट दे दी। तो अनफोर्सिएबल हमने पढ़ा है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 56 के अंदर। तो इसने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल सूटेबल आंसर मिल गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता, ये इम्पॉसिबिलिटी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में ही कवर हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ मिस्टेक भी नहीं लगेगा, ना ही किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, ना ही यहां कुछ मिस्टेक हुई है। मेकिंग ए अनडिस्प्यूटेबली द करेक्ट आंसर। पार्टी ए ने अग्री किया कि वो प्रोवाइड करेगी कंसल्टिंग सर्विसेज टू पार्टी बी फॉर अ फी। तो पार्टी ए वाज अ कंसल्टेंट और इन्होंने कहा हम आपको कंसल्टेंसी वो देंगे सर्विसेज फॉर अ फी अमाउंट। ए बिगिन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ओके सर्विसेज देना शुरू भी कर दिया। पार्टी बी यूनिलेटरली डिसाइड्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी बी ने, यूनिलेटरली का मतलब है सिर्फ पार्टी बी ने चाहा कि चल यार योर सर्विसेज में नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड, तो सिर्फ पार्टी बी ने सोचा मुझे नहीं चाहिए अब इसकी सर्विसेज और टर्मिनेट करना चाहा कॉन्ट्रैक्ट को, खत्म करना चाहा कॉन्ट्रैक्ट को विदाउट एनी वैलिड रीजन भी नहीं दिया। तो व्हाट लीगल रेमेडी डज पार्टी ए हैव इन दिस सिचुएशन? पार्टी ए क्या कर सकती है इस केस में? पार्टी ए क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकती है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये कहती है कि यार दूसरी पार्टी से आप परफॉर्मेंस मांग रहे हो कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस थी वो फुलफिल करो, वही रिक्वायर्ड है, क्योंकि कॉम्पेंसेशन से बात नहीं बनेगी। तो इस केस में अगर कोई तुम्हारी सर्विसेज नहीं लेना चाहता है तो तुम जबरदस्ती अपनी सर्विसेज सोर्स पे नहीं थोप सकते ना। तो यहां पर पार्टी ये जबरदस्ती नहीं कर सकती पार्टी बी के साथ कि नहीं भाई तू हमारी सर्विसेज ले। अगर सपोज हम आपको कॉलिंग सर्विसेज दे रहे हैं, वॉचमैन सर्विसेज दे रहे हैं, गार्ड सर्विसेज दे रहे हैं या सपोजिडली क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो सामने वाले ने अगर अपना घर क्लीन नहीं करवाना, जबरदस्ती तुम उसके घर में घुस के फिनाइल डाल दोगे क्या? तो यहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं मांग सकते हो कोर्ट से। पार्टी ए क्लेम कर सकती है डैमेजेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, बिल्कुल कर सकती है। प्लॉजिबल ऑप्शन है कि भाई हमने आपको सर्विसेज दी और अब आप टर्मिनेट करना चाहते हो, हमें यहां पर कॉम्पेंसेशन तो देना बनता है क्लियरली। पार्टी ये रिवोक कर सकती है अपना ऑफर टू प्रोवाइड द सर्विसेज। रिवोक ऑफर तब करती जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। यहां पर हमने क्लास में भी पढ़ा था रेवोकेशन ऑफ ऑफर के लिए पर्टिकुलर टाइम जरूरी है, पर्टिकुलर कंडीशन जरूरी है। तो यहां पे ऑफर रेवोकेशन का क्लॉज ही नहीं हो सकता। पार्टी ए के पास कोई लीगल कोर्स बचा ही नहीं है भाई, कुछ नहीं बचा उसके पास, वो बस घर पे बैठ के रो सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। तो पार्टी बी
That in that case B will be the correct answer. रीजन और असर्शन के क्वेश्चंस में मैंने एक ट्रिक बताई थी, हमेशा ध्यान रखना, दोबारा से रिट्रेट कर रही हूं उस पॉइंट को। अगर आपको द मोमेंट लगता है कि रीजन असर्शन के क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट तो डेफिनेटली फॉल्स है, मतलब दोनों में से कुछ एक तो है जो झूठ है, तो उस केस में आपके आंसर्स जनरली सी और डी में से निकलते हैं, क्योंकि सी और डी के जो ऑप्शंस होते हैं वो कह रहे होते हैं रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। तो वन इज ट्रू, वन इज फॉल्स, वन इज ट्रू, वन इज फॉल्स, तो ये वाले ऑप्शंस निकलते हैं। और अगर आपको लगता है कि दोनों बातें एटलीस्ट सच तो डेफिनेटली हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सी और डी एलिमिनेशन में चले जाते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, द मोमेंट यू रीड द रीजन असर्शन क्वेश्चन, आपका बचे हुए दो ऑप्शंस को पढ़ने में टाइम सेव हो जाएगा। पहला, contract induced by undue influence is voidable at the option of the party influence। बिल्कुल सत्य है ये बात कि यार जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो voidable की कैटेगरी में जाएंगे जब पार्टी को unduly इन्फ्लुएंस किया गया। In the cases of undue influence, the contract is automatically void and cannot be ratified। एक बात बोल रहा है undue influence voidable है और नीचे वाला बोल रहा है undue influence void है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होते, वो भी ऑटोमेटिकली, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स है। तो जहां पर असर्शन को फॉल्स लिखा है, दैट इज दिस वन, असर्शन इज इनकरेक्ट, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर चॉइस। की रीजन सही है, असर्शन गलत है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैसेज। पार्लियामेंट पास द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, द एक्ट के नाम से, मार्च 2022 में। लेजिस्लेशन एनेबल करती है पुलिस को और साथ के साथ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं मेजरमेंट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। जितने भी अरेस्टेड पर्संस हैं उनके मेजरमेंट को स्टोर, एनालाइज और कलेक्ट कर सकते हैं। Until the rules are notified, जब तक इन रूल्स को नोटिफाई नहीं किया जाएगा एक्ट में, तब तक ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी और फोर्स में नहीं आएगी। और ये इंप्लीमेंट हो गई है, मार्च में आई थी, उसके बाद सितंबर 19, 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने नोटिफाई कर दिया है रूल्स को एक्ट के अंडर। मतलब अब ये इंप्लीमेंट हो चुके हैं फ्रॉम सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स। एक्ट ने एम्पावर करा मजिस्ट्रेट को कि वो डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है किसी भी पर्सन को कि उस इंसान को अपने मेजरमेंट्स देने पड़ेंगे पुलिस को, विच टिल नाउ वाज रिजर्व्ड ओनली फॉर कॉन्विक्ट्स। तो अभी तक ये सिर्फ कॉन्विक्ट्स के लिए रिजर्व था, जो लोग ऑलरेडी प्रिजन में होते हैं उनको मेजरमेंट्स देने होते थे, लेकिन अब मजिस्ट्रेट दे सकता है ऑर्डर मेजरमेंट्स देने के उन सभी लोगों को जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, कॉन्विक्ट्स हैं या कोई और अरेस्टेड पर्सन है। इट ऑल्सो एनेबल द पुलिस पर्सोनल्स ऑफ द रैंक, कौन कौन लोग ले सकते हैं ये सब मेजरमेंट्स, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की रैंक के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मेजरमेंट ले सकते हैं ऐसे किसी भी पर्सन के जो और अगर उस केस में वो पर्सन रेजिस्ट करे या रिफ्यूज करे मेजरमेंट्स देने से, तो इस केस में मजिस्ट्रेट उस पर सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं। एज पर द रूल्स के हिसाब से मेजरमेंट्स क्या क्या चीजें होती हैं। मेजरमेंट्स क्या वो वाले मेजरमेंट्स हैं जो दर्जी लेता है जब वो आपके लिए कुछ सिलता है, जो टेलर लेता है कि यार हाथ का, आर्म होल का, गले का साइज क्या है, वो सब वो वाले सारे मेजरमेंट्स की बात नहीं हो रही है। मेजरमेंट्स की बात हो रही है द फिंगर इंप्रेशंस। नंबर 1, क्या क्या चीजें इंक्लूड है? फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स, iris and retina scan, जो कि आपका eye scan popularly known as the eye scans, physical and biological samples and their analysis, behavioral attributes जो psychological होते हैं, यहाँ पर signatures आ जाएगा, handwriting आ जाएगा। Though it has not been specified, अभी तक ये specify नहीं हुआ कि analysis of biological samples could also include the DNA profiling। अभी तक DNA profiling के बारे में नहीं है कि यार DNA को भी collect कर सकते हैं कि नहीं, उस पे अभी नहीं पता कि उसको include किया गया है कि नहीं। However, the rule state कि जो ये measurements ले रहे हैं ये उनके होंगे measurements of the detained under preventive sections of CRPC। तो जिनको भी arrest किया गया है, detain किया गया है preventive section के under CRPC के, shall not be taken unless the person is at that time charged or under arrest in the connection with any other offense punishable under any other law। तो जिनको भी प्रिवेंशन के केस में डिटेन किया है उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो लोग किसी ना किसी
ऑफेंस से जुड़े हो उस टाइम पे जो पनिशेबल हो किसी भी लॉ के अंडर, चाहे वो क्रिमिनल का कोई भी लॉ हो, टेररिस्ट एक्ट हो, प्रिवेंशन वाला एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो जहां पर उनका अरेस्ट हुआ है फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स. Measurements can also be taken under the rules if the person has been ordered. इस केस में भी measurements लिए जा सकते हैं. एक और सिनेरियो बताया है यहां पर. What is that? कि अगर किसी पर्सन को ऑर्डर किया जाए कि उसको एक सिक्योरिटी अमाउंट पर, जैसे कि बेल प्रोसीजर्स जो होते हैं उस सेंस में बताया है ये, for his good behavior for maintaining the peace under section 117 of CRPC proceeding under that section, तो उस केस में भी पर्सन के मेजरमेंट्स ले सकते हैं जब कोई बेल पर आउट होता है सिक्योरिटी अमाउंट देकर कि मैं गुड बिहेवियर अपना रखूंगा सोसाइटी के अंडर, तो उस पर्सन के भी मेजरमेंट्स को कलेक्ट किया जा सकता है बाय द हेड कांस्टेबल और द पुलिस ऑफ अपर रैंक. भुवन को अरेस्ट किया गया है पुलिस ने अप्रैल 19, 2022 को इस सस्पिशन पर कि शायद उसने कमिट किए हैं सीरीज ऑफ माइनर थेफ्ट्स. उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट मिलते हैं क्राइम सीन पर और अप्रैल 2022 पे उन्होंने बोला भुवन को कि यार उसको अपने फिंगर इंप्रेशंस देने पड़ेंगे ताकि पुलिस मैचअप कर सके उसके फिंगरप्रिंट्स जो ऑलरेडी एक क्राइम हुआ है उस सीन के फिंगरप्रिंट्स के साथ, टू चेक वेदर दे मैच फ्रॉम द क्राइम सीन और नॉट. भुवन मना कर देता है फिंगरप्रिंट्स देने के लिए, तो पुलिस कहती है he has no choice but to provide his measurements as per the act that has been passed. Was Bhuvan bound to provide his finger impressions under the act? तो यहां पर मार्च 22 में सिर्फ नोटिफिकेशन आई थी और अप्रूवल गया था सितंबर 2022 में, और ये पूरी कहानी हो रही है अप्रैल की, तो तब तक एक्ट को नोटिफाई नहीं किया गया था. तो यहां पर भुवन इज नॉट अलाउड, भुवन कैन सीरियसली से नो टू गिव द इंप्रेशंस, फिंगर इंप्रेशंस. तो आंसर निकलेगा नो. क्या भुवन बाउंड है इंप्रेशंस देने के लिए? नो, ही इज नॉट बाउंड टू गिव द फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस. एज पर द स्ट्रैटेजी जो ये कहता है कि जब आप श्योर होते हो लीगल में अपने आंसर्स को लेके कि यार यहां तो डेफिनेटली भुवन को फिंगर इंप्रेशंस नहीं देने, क्योंकि मार्च में सिर्फ रूल्स आए थे और सितंबर में उसको नोटिफाई किया गया था. सितंबर में द रूल्स गॉट नोटिफाइड. पूरी स्टोरी बीच की है, पूरी स्टोरी यहां पर अप्रैल की है. तो इन दैट केस करेक्ट आंसर यहीं से फॉलो होगा कि भुवन को फिंगर इंप्रेशंस लेने के लिए नहीं फोर्स किया जा सकता. तो मेकिंग द करेक्ट आंसर नो, तुरंत ही आप बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं. इसने कहा यस भुवन क्योंकि अंडर अरेस्ट था, यस क्योंकि फिंगर इंप्रेशंस इंक्लूड करे गए थे इन द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट्स. तो ये दोनों आंसर्स गलत हैं जबकि लगेगा ये सही है क्योंकि नो वाज द करेक्ट आंसर. तो यहां पर टाइम सेव आप कैसे करते हैं? जब भी आपको श्योर होता है कि आंसर मेरे नोज हैं तो डबल स्ट्रैटेजी के हिसाब से येसेस को आप क्विकली एलिमिनेट कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इन रीडिंग द होल ऑप्शन. ए ने कहा अब हमें देखना है कौन सा बिकॉज पैसेज के साथ बेटर अलाइ कर रहा है. नहीं, क्योंकि भुवन हैड ओनली बीन अरेस्टेड और अभी तक वो उसका कन्विक्शन नहीं हुआ. गलत आंसर. नहीं, क्योंकि रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए. यस, बिकॉज सितंबर अभी तक नहीं आया है. मेकिंग सी द करेक्ट चॉइस. 7th क्वेश्चन कहता है Bhuvan is later released by the police because they were unable to find the enough evidence to make a strong case against him. तो पुलिस ने उसको रिलीज कर दिया क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग केस भुवन के खिलाफ पुलिस नहीं बना पाई. 15 अक्टूबर 2022, अब ये कहानी है सितंबर के बाद की. Police receive a complaint alleging Bhuvan had beaten up his neighbor and caused the neighbor severe injuries. तो यहां पर उसने grievous hurt जैसा क्राइम किया है भुवन ने. They asked the local magistrate to issue an order. Magistrate को बोला, प्रॉपर प्रोसीजर से गए, मैजिस्ट्रेट को बोला कि ऑर्डर करें ताकि हम भुवन को डायरेक्ट करें मैजिस्ट्रेट की भुवन पुलिस के पास आए और अपने ब्लड सैंपल्स देकर जाए ताकि वो मैच कर सके क्राइम सीन से, ब्लड स्टेन से जो नेबर के क्लोथ्स पर पाए गए हैं, क्योंकि नेबर बेचारा बुरी तरह पिटा था और शक है कि भुवन ने ही पीटा था. मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर भी ग्रांट कर दिया कि ठीक है यार भुवन को बोलो आके अपने ब्लड सैंपल देके जाए, पर भुवन ने तो पिछली बार भी मना कर दिया था, इसी बार भी मना करेगा वो, तो भुवन ने मना कर दिया. तो इस बार क्या भुवन बाउंड है ब्लड सैंपल्स देने के?
इस बार आंसर्स कहां से निकलने चाहिए? सही सोचा आपने, इस बार आंसर्स निकलने चाहिए येसेस से, क्योंकि एक्ट भी पास हो गया है। यहां पर पूरा पूरा चांसेस है कि इसने कोई क्राइम किया है, सिर्फ इसको ब्लड सैंपल्स के लिए बोला गया है देने के लिए। तो यहां पर आपके सारे ही आंसर येसेस हैं, तो इसका मतलब तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, नोज तो जा ही नहीं सकता और नो तो है ही नहीं अवेलेबल। तो अब जिस आंसर का बिकॉज बेस्ट अलाइ करेगा पैसेज की रीजनिंग के साथ, वो करेक्ट आंसर यहां होना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्राइम जो भुवन ने किया है, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ वेरी सीरियस क्राइम, मतलब अगर ये सीरियस क्राइम के लिए इस पे एक्यूजेशंस लगे थे, मतलब अगर इसने थोड़ा सा नॉन सीरियस क्राइम किया होता तो शायद इसको सैंपल देने के लिए जबरदस्ती ना करते। ऐसा टाइप ऑफ क्राइम पैसेज ने मेंशन नहीं किया, अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस। हाँ, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है और उसको करना पड़ेगा, ये प्लॉजिबल आंसर है। पैसेज ने कहा था मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर पास करना होता है। सी ने कहा हाँ, क्योंकि भुवन ने had already been arrested in connection with another crime in the past। इसने कहा भुवन को पहले एक क्राइम में पकड़ा था, तो इसीलिए चांसेस हैं भुवन को देना पड़ सकता है। डी ने कहा हाँ, क्योंकि पुलिस नीडेड द ब्लड सैंपल्स टू वेरीफाई भुवन्स इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। तो इसके केसेस में हमने पैसेज में ये पढ़ा था कि जब कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट होता है, जब कोई इंसान किसी प्रीवियस क्राइम में इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में उससे सैंपल्स मांगे जा सकते हैं, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर। मैजिस्ट्रेट तो ऑर्डर करेगा और मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया है। और क्यों मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया? क्योंकि मैजिस्ट्रेट को भी पता था ही वाज ऑलरेडी इन कनेक्शन विद अनदर क्राइम इन द रीसेंट पास्ट। सो इस केस में सी वुड बी द बेटर रीजनिंग इन कंपैरिजन टू ए सी डी। अक्टूबर 25, 2022 में पुलिस ने डिटेन किया भुवन को एक प्रिवेंटिव सेक्शन में सीआरपीसी के। ये भी बोला गया था प्रिवेंटिव सेक्शन में आपको अरेस्ट करते हैं तो आप उस टाइम पे किसी ना किसी ऑफेंस के लिए पनिशेबल होने चाहिए अंडर सम लॉ, क्योंकि उनको ये लगा ही हैड अ प्लान टू डिस्टर्ब द पब्लिक पीस ड्यूरिंग अ फेस्टिवल डे। तो वो पब्लिक पीस एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करना चाहता था एक फेस्टिवल वाले दिन में। दे देन टेल भुवन दैट ही मस्ट प्रोवाइड हिज मेजरमेंट्स टू देम फॉर देयर रिकॉर्ड्स। उन्होंने कहा भुवन को कि उसको अपने मेजरमेंट्स देने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है वो दंगे फसादों से। भुवन ने दोबारा मना कर दिया, और क्या ही करेगा भुवन, मना ही करेगा ऑब्वियसली। भुवन क्या बाउंड है प्रोवाइड करने के लिए अपने फोटोग्राफ्स? यहां पर पुलिस उससे फोटोग्राफ्स मांग रही है, जो कि हाँ मेजरमेंट का पार्ट तो है। फोटोग्राफ्स मांग रही है पुलिस अंडर द एक्ट। पहला ऑप्शन कहता है नहीं, क्योंकि he was not charged or under arrest in connection of any other offense at that time। प्लॉजिबल आंसर, क्योंकि इन्होंने कहा था प्रिवेंटिव सेक्शन में अरेस्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो पर्सन उस टाइम पे किसी और क्राइम में कहीं ना कहीं किसी और ऑफेंस में पनिशेबल हो रहा हो अंडर सम लॉ। नहीं, क्योंकि ये वायलेट करेगा राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी कुड बी दी आंसर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में या राइट टू प्रिवेसी के बारे में पैसेज में कुछ गिवन नहीं है, इसलिए इसका बिकॉज पैसेज के साथ अलाइ नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि पुलिस ने डिटेन किया है भुवन को प्रिवेंटिव सेक्शन के अंदर। माना प्रिवेंटिव सेक्शन में किया है, लेकिन प्रिवेंटिव सेक्शन में अरेस्ट करने के बाद मेजरमेंट्स लेने के लिए पैसेज ने एक कंडीशन प्रोवाइड की थी। डी, हाँ, क्योंकि एक हाई लाइकलीहुड है कि भुवन डिस्टर्ब कर देगा। सिर्फ लाइकलीहुड के बिहाफ पर मेजरमेंट्स लेने पर पैसेज ने तो नहीं बोला, तो ये लीगल रीजनिंग तो नहीं है। मेकिंग ए द करेक्ट आंसर, और ये बात यहां लिखी हुई भी है, एक बार पैसेज से मैचअप भी कर लेते हैं। ये रहा, पैसेज ने बात बोली है कि हाउएवर रूल्स ये स्टेट करते हैं कि जिस भी इंसान को आप डिटेन करते हो अंडर अ प्रिवेंटिव सेक्शन ऑफ सीआरपीसी शैल नॉट बी टेकन अनलेस सच पर्सन, ये तब तक आप उसके मेजरमेंट्स नहीं लोगे अनलेस जब तक उस पर्सन को इन्वॉल्वमेंट में आप दिखा नहीं सकते कि वो पर्सन पर चार्ज है या वो पर्सन अंडर अरेस्ट चल रहा है अभी इन कनेक्शन विद एनी अदर ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ एट दैट टाइम। तो ये भी साथ साथ इंपॉर्टेंट है, ये एक कंडीशन प्रोवाइड की है अंडर प्रिवेंटिव अरेस्ट। तो क्योंकि ये कंडीशन यहां फिट नहीं हो रही है इन द केस ऑफ भुवन, मेकिंग ए द करेक्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन, 4 दिन बाद 4 days लेटर पुलिस ने ऑब्टेन किया एक ऑर्डर
फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। पुलिस गई और मैजिस्ट्रेट के पास गई और वहां जाके उन्होंने मैजिस्ट्रेट से एक ऑर्डर पास कराया। मैजिस्ट्रेट से एक ऑर्डर पास कराया जहां पर मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर्स दिए भुवन को कि भुवन को प्रोवाइड करने हैं उसके फोटोग्राफ्स। As Bhuvan continues to refuse to provide his photographs, regular पुलिस कांस्टेबल ने जबरदस्ती उसको फोर्स करके स्टैंड स्टिल करा और उसकी क्लिक 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 फोटोग्राफ्स खींच ली। भुवन ने एक केस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर क्लेमिंग कि कांस्टेबल के जो एक्शंस थे वो वायलेशन थे एक्ट के हिसाब से। क्या वो सक्सीड करेगा? देखते हैं भुवन के साथ न्याय होगा या अन्याय होगा। एक कहता है हाँ, क्योंकि भुवन के साथ जो डिटेंशन हुआ था, भुवन हैड बीन डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, तो ये प्लॉसिबल आंसर है। यस, सिंस ओनली पुलिस पर्सोनल ऑफ द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल और अबव, और यहां पे किसने लिया? रेगुलर पुलिस कांस्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल सही है, रेगुलर पुलिस कांस्टेबल ने फोटोग्राफ्स ली हैं और ये बोला गया था पैसेज में कि जो भी मेजरमेंट्स लेगा या तो वो बेयर मिनिमम हेड कांस्टेबल होना चाहिए, और ये रेगुलर कांस्टेबल है, कांस्टेबल का हेड नहीं था, तो कांस्टेबल्स का जो हेड होगा या तो हेड कांस्टेबल होना चाहिए या इससे अपर रैंक का ऑफिसर होना चाहिए जो पिक्चर्स या किसी भी टाइप के मेजरमेंट ले सकता है। तो क्योंकि रेगुलर पुलिस कांस्टेबल ने लिया है तो भुवन यहां पर सक्सीड दोबारा से कर जाएगा, भुवन दोबारा से बाजी को अपने हाथ में ले जाएगा। तो आंसर होने चाहिए क्या भुवन सक्सीड करेगा? अनडाउटेडली हाँ जी, भुवन सक्सीड करेगा। तो जो भी ऑप्शंस आपके अगेन नो में जा रहे हैं उनको पहले ही हम क्विकली एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, मैजिस्ट्रेट ने क्योंकि ऑर्डर इशू कर दिया तो उसको क्लिक 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 कराना पड़ेगा। डी, नहीं, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, फोर्स कर रहा था क्लियरली। तो ये दोनों बिल्कुल ही गलत रीजनिंग लेके आ रहे हैं और इनिशियली ही नो बोल के गलत जगह फोकस कर रहे हैं। आंसर ऑब्वियसली विल बी यस। हाँ, क्योंकि भुवन को सिर्फ डिटेन किया गया था प्रिवेंटिव सेक्शन में। हाँ, भुवन सक्सीड करेगा क्योंकि भुवन की जो पिक्चर्स ली थी ओनली पुलिस पर्सोनल ऑफ द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल और अबव can take the measurements of any person who resists or refuses to give measurement when ordered to do so by the magistrate। तो जब मैजिस्ट्रेट देगा ऑर्डर्स पिक्चर्स लेने के तो हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की रैंक का पुलिस ऑफिसर पिक्चर्स या मेजरमेंट्स ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिया है रेगुलर पुलिस कांस्टेबल ने, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर दैट यस भुवन विल सक्सीड। अगला क्वेश्चन, पुलिस ने रिलीज कर दिया है भुवन को, छोड़ दिया है भुवन को, बट टू इंश्योर दैट ही डज नॉट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आस्क द मैजिस्ट्रेट टू इशू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 117 ऑफ सीआरपीसी डायरेक्टिंग भुवन टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी ऑफ 2 लाख for his good behavior and to ensure he maintains the peace which the magistrate refuses। इस बात को ही मैजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज कर दिया। ये ऑर्डर पास करने से मैजिस्ट्रेट ने ही अल्टीमेटली रिफ्यूज कर दिया। तो ये पैसेज में हमने पढ़ा था कि जब आप किसी को सिक्योरिटी पे छोड़ते हो, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है उसको छोड़ने का गुड बिहेवियर पे, सिक्योरिटी पे, तब आप उसके मेजरमेंट्स ले सकते हो। पर यहां पर ये पूरा ऑर्डर जो पुलिस चाह रही थी पास कराना कि 2 लाख सिक्योरिटी पे, गुड बिहेवियर, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का सारा वादा करके अगर हम भुवन को छोड़ रहे हैं तो ये ऑर्डर पुलिस चाहती थी कि मैजिस्ट्रेट पास करे, पर मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर पास करने से मना कर दिया। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस जाती है भुवन के पास और बोलती है अभी के अभी अपना आइरिस और रेटिना स्कैन दे। तो पैसेज ने क्या कहा था कि अगर मैजिस्ट्रेट ये सारे ऑर्डर पास कर देता, सिक्योरिटी, पब्लिक पीस एंड ऑर्डर और सब चीजें पास करता, तब भुवन से उसके मेजरमेंट्स हम ले सकते थे, जो पैसेज का लास्ट पैराग्राफ कह रहा था। जब पुलिस ने ये पूरा ऑर्डर ही नहीं पास किया तो फिर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है मेजरमेंट्स लेने का, वो भी पुलिस नहीं ले सकती। तो पुलिस अगर उसके पास गई है जबरदस्ती उसका आइरिस और रेटिना स्कैन लेने के लिए, उस केस में इज भुवन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द स्कैन्स? क्या भुवन को स्कैन्स देने की जरूरत है इस केस में? नो, क्लियरली नोज में से आंसर निकलना चाहिए। तो आंसर्स जो भी यस कह रहे हैं वो एलिमिनेशन में जाएंगे कि हाँ, एक पर्सन जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर कोर्ट इशू करे, अरे कोर्ट ने ऑर्डर इशू ही नहीं करा, क्लियरली कोर्ट ने मना कर दिया। हाँ, क्योंकि भुवन को डिटेन किया गया, अगेन गलत आंसर। आंसर निकलना चाहिए नो में से। डी का नो कहता है नहीं, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया, गलत। नहीं, क्योंकि एक पर्सन जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर इशू होता है
सेक्शन 117 सीआरपीसी के अंडर, उसको आप मेजरमेंट्स के लिए बोलोगे। और भुवन पर ये सेक्शन 117 सीआरपीसी का ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने पास ही नहीं किया। तो इस केस में भुवन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रेटिना एंड आई स्कैन्स, मेकिंग ए द करेक्ट आंसर चॉइस। तो इसी तरह से अब आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ या क्रिमिनल लॉ जिस पर भी क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह थॉरोली आपको पैसेज को एनालाइज करना है। पैसेज में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने अपने स्टोरी पर अप्लाई करना होता है, और अकॉर्डिंगली जो भी आंसर आपको लीगल रीजनिंग समझा रहा होता है उसको हमेशा पिक करना होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।